एक बार फिर से आपका ओके बायोलॉजी में स्वागत है। इस वीडियो में हम जो 11th चैप्टर था उसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं और इसके बाद में हम जो 12th चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी और उसके जो उपयोग है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो इसके बाद में अपन जो 12वां चैप्टर है वो शुरू करेंगे। तो देखिए इस 11th चैप्टर जिसमें अपन बायोटेक्नोलॉजी उसका सिद्धांत और प्रक्रम है उसमें हमने जो पढ़ा है उसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अपन देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न जैसे बायो जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी किसे कहते हैं, तो हमने इसकी परिभाषा लिख रखी है कि कोई भी सूक्ष्म जीव हो उसकी कोशिका हो या ऊतक हो उसका सीमित उपयोग करते हुए मानव के लिए उपयोगी उत्पाद प्राप्त करने वह विज्ञान की शाखा जैव प्रौद्योगिकी कहलाती है। दूसरा प्रश्न है पुनर्योजित डीएनए से आप क्या समझते हैं। तो देखिए पुनर्योजित डीएनए से क्या क्या समझते हैं, तो हमने ये पढ़ा है कि जब वांछित डीएनए और प्लाज्मिड जब अपन उनको जोड़ देते हैं लाइगेज एंजाइम से तो पुनर्योजित डीएनए हमें प्राप्त होता है। प्रथम पुनर्योजित डीएनए का निर्माण कैसे हुआ, तो हमने साल्मोनेला टाइफियम से हमने प्लाज्मिड लिया था और उसमें जो प्रोटीन कूटलेखन जीन थी वो जोड़कर हमने पहली बार प्रथम पुनर्योजित डीएनए बनाया था। तीसरा इसका प्रश्न है देखिए आणविक कैंचियाँ किससे कहते हैं, तो ये हम बहुत अच्छे तरह से पढ़ चुके हैं कि आणविक कैंचियाँ जो डीएनए को काटती है उनको आणविक कैंचियाँ कहते हैं। उन्हें हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कहते हैं। इसका आप कोई भी एक उदाहरण जैसे इको आर फर्स्ट दे सकते हो, हिंड डी सेकेंड दे सकते हो, बी एम एच फर्स्ट दे सकते हो, कोई भी एक उदाहरण आप दे सकते हो। एक्सोन्यूक्लियोज और एंडोन्यूक्लियोज में अंतर क्या है, तो एक्सोन्यूक्लियोज जैसे आपको पता है कि ये सिरों से डीएनए को सिरों से काटेगा और ये आंतरिक भागों से डीएनए को अंदर से काटने वाला है। पैलिंड्रोम क्या होते हैं, एक उपयुक्त उदाहरण दीजिए। तो पैलिंड्रोम ऐसे अनुक्रम होते हैं जिसमें आप उसको दोनों दिशाओं में अगर पढ़ें तो वो एक जैसे होते हैं, तो वो पैलिंड्रोम होते हैं। इसके हम उदाहरण पढ़ चुके हैं जैसे इको आर फर्स्ट का GAATTC, ये इसका पैलिंड्रोम का उदाहरण है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। प्रथम प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियो एंजाइम डेज है, तो हमने हिंदी सेकंड वो पढ़ा था कि हिंदी सेकंड है वो प्रथम आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियो एंजाइम था। इको आर फर्स्ट में जो CO है उसका अर्थ समझाइए। तो देखिए CO ये जाति, इस इकोलाई के नाम में जो जाति शब्द है उससे लिया गया है जो कि कोलाई से बना है और ये जाति को रिप्रेजेंट करता है। चिपचिपी सिरे क्या होते हैं, इसका महत्व लिखिए। तो हमने ये पढ़ चुके हैं कि जैसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियो एंजाइम डीएनए को कट करता है या प्लाज्मिड को कट करता है तो वहाँ पर कुछ भाग एक रज्जु के बन जाते हैं, वो चिपचिपी सिरे कहलाते हैं क्योंकि ये फिर आगे चलकर आसानी से जुड़कर आरडीएनए बना लेंगे। अगला प्रश्न है कि पृथक डीएनए खंडों को देखने के लिए डीएनए को अभिरंजित करने वाले यौगिक का नाम बताइए। तो वो यौगिक का नाम है इथिडियम ब्रोमाइड। तो उससे अभिरंजित करके हम जब उसको पराबैंगनी किरणों में एक्सपोज करेंगे तो हमें नारंगी रंग की पट्टियाँ दिखाई देगी, तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर डीएनए है। डीएनए लाइगेज का प्रमुख कार्य क्या होता है, तो डीएनए लाइगेज दो डीएनए को जोड़ने का काम करता है, उसी के कारण से आरडीएनए बनता है। फिर अगला प्रश्न है कि जीवाणु कोशिका में जीन क्लोनिंग हेतु उपयुक्त वाहक, तो उपयुक्त वाहक हमने पढ़ा है इसमें प्लाज्मिड होता है। पादप कोशिका में उपयुक्त वाहक टीआई प्लाज्मिड होता है। जंतु कोशिका में उपयुक्त वाहक रिट्रोवायरस होते हैं। तो ये 3 प्रश्न है, इनमें से कोई भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। देखिए फिर है कि प्लाज्मिड में उपस्थित 2 सिलेक्टेबल मार्कर्स के नाम दीजिए। तो आप ये जरूर याद रखें कि जो प्लाज्मिड वाहक है उसमें 2 सिलेक्टेबल मार्कर्स के रूप से आपका एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन यानी एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन और टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन, जिसको हम MPR और TEAD-R लिखते हैं। फिर है PBR 322 का नामांकित चित्र बनाइए। PBR 322 का चित्र हमने लिया है। इसमें कौन कौन से रेस्ट्रिक्शन साइट होती है, इसमें आपकी ओरी होती है, ROP होती है और ये जितने भी मार्कर्स होते हैं वो उसकी संरचना हमने देख ली है कि ये 4361 न्यूक्लियोटाइडों का एक वर्ताकार डीएनए होता है। टीआई प्लाज्मिड क्या है, ये पादपों को किस प्रकार संक्रमित करता है समझाइए। तो टीआई प्लाज्मिड देखिए ये एक एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियम से पाए जाने वाला प्लाज्मिड है जो कि ट्यूमर इंड्यूसिंग है, गांठ बनाने वाला, गांठ को प्रेरित करने वाला एक प्लाज्मिड होता है
जब ये द्विबीजपत्री पादपों पर अटैक करता है तो किस तरह से टीआई प्लाज्मिड का एक भाग, जिसको अपन टीडीएनए कहते हैं, वो ट्रांसफर करता है और फिर उसमें गांठ बनाता है और अपने हिसाब से उपयोगी उत्पादों का संश्लेषण करता है। अब हमने इसका उपयोग देखिए जीन स्थानांतरण में किया है, हमने उस टीडीएनए को हटाकर वहां पर वांछित जीन ऐड किए। अगला प्रश्न है 15वां कि पादपों में जीन स्थानांतरण की उपयुक्त वाहक रहित विधि का नाम दीजिए। तो पादपों में जीन स्थानांतरण की उपयुक्त वाहक जो विधि है वो हमने पढ़ी थी, वो है जीन गन विधि। तो ये भी आप याद रखिएगा, जीन गन विधि क्या है और ये कैसे की जाती है। तो ये एक पादपों में ज़्यादा उपयुक्त है। और दूसरी हमने सूक्ष्म इंजेक्शन पढ़ी थी, माइक्रो इंजेक्शन, जो कि ज़्यादा पौधों में, हालांकि दोनों ही पौधों और जंतुओं में उपयोगी है, लेकिन जैसे पौधों जो एक बीजपत्री प्लांट है उसमें हम जीन गन विधि द्वारा बहुत ही आसानी से जीन स्थानांतरण कर सकते हैं। इसी तरह से सूक्ष्म इंजेक्शन द्वारा हम जंतुओं की सेल में जीन स्थानांतरण कर सकते हैं। पीसीआर क्या है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और उपयुक्त चित्र की सहायता से इसकी क्रियाविधि को समझाइए। तो पीसीआर का पूरा फॉर्म याद रखना है, ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। यहाँ पर ये भी इस्तेमाल हो जाता है कि पीसीआर में जो एंजाइम प्रयुक्त होता है उसका नाम दीजिए। तो वो टेक पॉलीमरेज हमने बताया था। उपयुक्त चित्र के साथ तो चित्र बनाकर हमने इस क्रियाविधि को समझाया है एक वीडियो में, उसको आप पीसीआर वाली वीडियो में देख सकते हैं। और इसके अंदर पीसीआर कितने चक्कर पूरा होता है उसका हमने एक सूत्र भी लिखा है, 2 की घात n की जितने भी चक्कर कंप्लीट होते हैं तो उसको n के बराबर लिख देंगे, फिर वहां पर गुणा करके हम कितनी कॉपियां बनी डीएनए की वो ज्ञात कर सकते हैं। जीन क्लोनिंग किसे कहते हैं, तो जीन क्लोनिंग का मतलब ये है कि जो वांछित जीन है या वांछित डीएनए है उसकी हम प्रपोज्य कोशिका में गुणन करवाकर जो कॉपियां बना रहे हैं, जो कॉपी बना रहे हैं उसकी वो कॉपियां ही जीन, उसकी प्रक्रिया है वो भी जीन क्लोनिंग कहलाती है। सतत संवर्धन क्या है, इसका महत्व समझाइए। तो सतत संवर्धन में लगातार संवर्धन किया जाता है, इसमें रोका नहीं जाता है संवर्धन, और बीच बीच में नया पोषक या ताज़ा पोषक है वो ऐड किया जाता है, जो उसके अंदर डाल दिया जाता है और ये पोषक लगातार चलता रहता है। तो इसमें क्या होती है, जो प्रपोषक कोशिकाएं होती है वो क्रियात्मक रूप से अधिक सक्रिय बनी रहती है। तो महत्व ये है कि ये इसमें हमें संवर्धन को रोकना नहीं पड़ता है और लगातार चलता रहता है और बड़ी मात्रा में हमें वांछित उत्पाद प्राप्त हो जाते हैं। देखिए साधारण विलोडन होज बायोरिएक्टर का नामांकित चित्र बनाकर संरचना को समझाए। तो हमने साधारण विलोडन बनाया, या परीक्षा के अंदर दंड विलोडन भी आ सकता है। तो साधारण विलोडक का चित्र और उसकी जो बनावट है उसके बारे में आपको पढ़ लेना है। और एक प्रश्न है अनुप्राह संसाधन से आप क्या समझते हैं, कि जो हमने संवर्धन पूरा कर लिया है उसके बाद में जो वांछित उत्पाद है उसको किस तरह से हमने पृथक करें, किस तरह से उसको शोधन करें, शुद्धिकरण करें। तो ये जो तमाम प्रक्रम है उस सभी प्रक्रम को हम सम्मिलित रूप से अनुप्रवाह संसाधन या डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग बोलते हैं। फिर उसे क्वालिटी चेक भी करेंगे अपन। वाहक की प्रमुख विशेषताएं देखिए, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है वाहक वाला, क्योंकि इसके अंदर आप प्रश्न पूछा जाएगा कि वाहक में क्या क्या विशेषता होनी चाहिए। तो हमने कहा कि इसमें ओरी होनी चाहिए, ओरी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही अच्छा वाहक है। इसके अंदर सिलेक्टेबल मार्कर्स होने चाहिए, तो सिलेक्टेबल मार्कर्स उपस्थित होने ही चाहिए। और इसके अलावा हमने क्लोनिंग साइट, यानी इसके अंदर जो क्लोनिंग स्थल है, पहचान स्थल है, वो कम से कम होना चाहिए। एक है तो वो सबसे बेस्ट वाहक है। तो इस तरह से 3 हमने इसकी विशेषताएं पढ़ी थी। एक प्रश्न है देखिए, यदि एक विजातीय जीन को प्लाज्मिड के एमपीआर यानी एम्पिसिलिन रेस्टिस जीन स्थल से जोड़ा गया है, तो फिर आप पुनर्योगज और अपुनर्योगज कोशिका में पहचान कैसे करेंगे। तो देखिए हमने वहाँ कहाँ पर जोड़ा है वांछित जीन को, एम्पिसिलिन आर पर। तो हमने एम्पिसिलिन को यहाँ से नष्ट कर दिया है, इसको तो नष्ट ही कर दिया है। तो जो ये पुनर्योजन कोशिका होगी ये क्या होगी, जब हम इसको ये दोनों तरह की हम एंटीबायोटिक डालेंगे तो ये जो पुनर्योजी कोशिका है वो ये एम्पिसिलिन जो एंटीबायोटिक होगा उसका प्रतिरोध नहीं कर पाएगी और ये कोशिकाएं नष्ट हो जाएगी। तो एम्पिसिलिन से जो नष्ट हो जाती है वो तो पुनर्योजी है। और यदि दोनों माध्यमों में ग्रोथ कर रही है, दोनों माध्यमों में कोशिका ग्रोथ कर रही है, नष्ट नहीं हो रही है, तो वो अपुनर्योजी है। क्योंकि वहां पर हमने दोनों माध्यमों में अगर ग्रोथ कर रही है यानी टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन दोनों में वृद्धि कर रही है तो है अपुनर्योजी। और टेट्रासाइक्लिन में ग्रोथ कर रही है लेकिन एम्पिसिलिन में ग्रोथ नहीं कर रही है, वो है पुनर्योगित। तो इस तरह से अपन पहचान कर लेंगे, क्योंकि ये एक सिलेक्टेबल मार्कर्स है और सिलेक्टेबल मार्कर्स के द्वारा हम इसकी पहचान कर लेंगे। अगला देख लेते हैं अपन। तो ये अगला एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इकोआर फर्स्ट में डीएनए पर पहचाने गए जो पैलिंड्रोम होते हैं वो कितने न्यूक्लियोटाइडों के बने होते हैं।
तो जो इक्वार का जो न्यूक्लियोटाइड होगा वो ये होता है GAATTC। देखिए ये होता है एक GAATTC, ये है इसका पैलिंड्रोम। तो ये इसका जो पैलिंड्रोम है इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया कि इसमें 6 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। देखिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक जो है उसका चित्र की सहायता से समझाना है, तो ये महत्वपूर्ण है। ये हमने पूरी तरह से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को एक वीडियो में समझाया है, पूरी टेक्निक को समझाया है कि किस तरह से रेस्ट्रिक्टिव एंडोन्यूक्लियर एंजाइम ने डीएनए के खंड किए हैं। तो इसको जानने के लिए कितने लंबाई के खंड किए हैं उसको जानने के लिए हमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक अपनानी होती है, और किस तरह से हम उसको लोड करते हैं इस टेक्निक में, और फिर जो डीएनए के खंड होते हैं वो रन करते हैं जेल के अंदर और फिर हम उसको छांट लेते हैं। ये निवेशी निष्क्रियता क्या होती है, इससे संबंधित एक जीन का अपन उदाहरण देते हैं। तो निवेशी निष्क्रियता होती है कि कोई विजातीय जीन को हम ऐसी जीन के बीच में जोड़ते हैं जो बाद में निष्क्रिय हो जाती है उसके जगह पर जोड़ने पर। जैसे एक जीन है बीटा ग्लैक्टोसाइड एंजाइम बनाने वाली जीन, तो उस जीन पर हम अगर उस जीन के स्थल पर हम अगर कोई वांछित जीन जोड़ देते हैं, जैसे बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाने वाली जो जीन होती है, इस जीन के अंदर हमने अगर वांछित जीन जोड़ दिया तो इसका मतलब है ये जीन हमने नष्ट कर दी। तो नष्ट कर दी तो ये बीटा ग्लैक्टोसाइड एंजाइम नहीं बनेगा, और नहीं बनेगा तो ये क्रोमोजेनिक जो पदार्थ होगा उसके साथ नीली कॉलोनी नहीं बनाएगा। तो इस तरह से ये एक जीन है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम वाली जीन, वहाँ पर हम वांछित जीन जोड़ रहे हैं तो उसको हम निष्क्रिय कर रहे हैं, और इसे हम कहते हैं निवेशी निष्क्रियता। देखिए एक ऑब्जेक्ट टाइप प्रश्न भी आएंगे अपने एग्जाम में। तो इक्वार फर्स्ट में आर क्या है, तो देखिए यहाँ से आपको छांटना है कि इक्वार फर्स्ट में आर क्या है, जाति है या वंशल या प्रभेद है या क्रम है। तो इसको आपको बताया कि जैसे ये फर्स्ट तो है वंश से कैपिटल लेटर में, दूसरा और तीसरा शब्द है जाति से, और तीसरा होता है प्रभेद से, और चौथा होता है क्रम ऑर्डर, इसको अपना ऑर्डर ऑफ सिंथेसिस बोलते हैं या ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। तो यहाँ का सही उत्तर हो जाता है प्रभेद। इसी तरह से एक प्रश्न हो रहा है कि आरडीएनए तकनीक में किस जीवाणु के प्लाज्मिड का उपयोग सर्वप्रथम किया गया। देखिए तो कौन से जीवाणु से जो प्लाज्मिड था उसका उपयोग सबसे पहले किया गया। देखिए यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास इकोलाई है, इग्रोबैक्टीरियम है, साल्मोनेला है और बेसिलस है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो जीवाणु का प्लाज्मिड का उपयोग किया गया वो था साल्मोनेला, वो था साल्मोनेला। फिर एक लास्ट प्रश्न है कि एक पादप कोशिका से डीएनए के पृथक्करण की प्रक्रिया को समझाइए। एक पादप कोशिका ले रहे हैं अपन, तो देखिए एक पादप कोशिका ले रहे हैं, ये कोशिका है, इसके चारों ओर कोशिका भित्ति है, तो इसके अंदर केंद्रक है, इसके अंदर डीएनए है, तो इससे हम डीएनए निकालेंगे। तो सबसे पहले अपन कोशिका भित्ति हटाएंगे, फिर कोशिका झिल्ली हटाएंगे, फिर केंद्रक झिल्ली हटाएंगे, फिर डीएनए के साथ जो स्टोन प्रोटीन है या आरएनए जुड़ा हुआ है वो हटाएंगे। फिर हम ठंडे एथेनॉल में उसको डालकर उसको सेडिमेंटेशन या अवक्षेपित करेंगे, फिर एक छड़ लेकर उसको स्पूलिंग की प्रक्रिया के द्वारा अलग कर लेंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया अपन पढ़ चुके हैं। देखिए अब एक दो प्रश्नों की ओर बात करते हैं जो आपकी किताब में जो लास्ट में प्रश्न दे रखे हैं उनमें से दे रखा है कि आप 11 में आप पढ़ चुके हैं, उसके आधार पर ये बताइए कि एंजाइम बड़े होते हैं या डीएनए बड़ा होता है। एंजाइम और जो डीएनए है इनमें से बड़ा कौन, बड़ा कौन। तो ये ध्यान रखना, डीएनए एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, इसके अंदर आपको 30,000 तक जीन देखने को मिलती है। तो इतना बड़ा मॉलिक्यूल होने के कारण सबसे बड़ा अगर कोई अणु है तो वो डीएनए ही है। एंजाइम इससे काफ़ी छोटे होते हैं, बहुत सारे प्रोटीन और लिपिड ये भी छोटे होते हैं, और डीएनए एक बहुत बड़ा एक मॉलिक्यूल है, एक अणु है जिसमें हजारों की संख्या में जीन देखिए प्रेजेंट है, 30,000 तक जीन है, तो ये तो सबसे बड़ा होने वाला ही है। एक जैसे प्रश्न है आपकी किताब में कि मानव की एक कोशिका में डीएनए की मोलर सांद्रता क्या होगी। देखिए तो मोलर सांद्रता, जब एक मोल की बात आती है, जैसे अपन जब केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि जब कोई भी पदार्थ होता है वो एक मोल में उसके जो अणु होते हैं या कण होते हैं उनकी संख्या, एक मोल में कणों की संख्या अगर हम देखते हैं तो वो होती है अपने 6.02 गुना 10⁻23 यानी अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है। तो एक मोल डीएनए में भी हम मान सकते हैं कि इतना डीएनए होता है। अब चूंकि हमारे द्विगुणित कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं,
तो इसको हम 46 से गुना कर लेंगे। 46 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, ये जो उत्तर आएगा इसका, ये आ जाएगा कि हमारी एक द्विगुणित कोशिका में 2n कोशिका में कितने मोल डीएनए पाया जाता है, या उसकी मोलर सांद्रता कितनी होती है। तो ये टोटल इसके अंदर आ जाएगा। देखिए एक मोल में इतने अणु, ये इसकी इतनी सांद्रता, और पूरे द्विगुणित कोशिका में हम इसको 46 से गुणा कर देंगे। देखिए एक प्रश्न हो रहा है इसमें कि यूकेरियोट जो कोशिका होती है, यूकेरियोटिक जो सेल होती है, उसमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियो एंजाइम क्यों नहीं पाए जाते हैं। ये उत्तर सही है या गलत है। तो देखिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियो, यूकेरियोट कोशिकाओं में ये एंडोन्यूक्लियो एंजाइम नहीं पाए जाएंगे। क्यों नहीं पाए जाएंगे? क्योंकि ये प्रोकैरियोट में मिलेंगे। तो पहले बात तो यूकेरियोट जो सेल के अंदर जो डीएनए होता है वो मिथाइलेटेड होता है, मैथिलीकृत होता है, तो वहाँ पर ये इसको कट कर नहीं पाएगा। और ये चूंकि जीवाणुओं की एक सुरक्षात्मक प्रक्रिया का या डिफेंस मैकेनिज्म का एक हिस्सा है। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जीवाणुओं की एक डिफेंस मैकेनिज्म का हिस्सा है, तो वो अपने आप का बचाव करते हैं, इसलिए ये केवल प्रोकैरियोट कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं, यूकेरियोट में नहीं मिलेंगे। और इसी तरह से एक प्रश्न और है कि ये प्रश्न ये है कि अच्छे वातन व मिश्रण करने के गुण के अतिरिक्त जो के अतिरिक्त तुलना में हवा मिश्रण के अतिरिक्त की तुलना में कौन सा अन्य कंपन फ्लास्क की सुविधाएं हैं। तो जो कंपन फ्लास्क होता है कि जैसे एक रोटेटर के ऊपर हमने कोई फ्लास्क रख दिया और ये इसमें कंपन हो रहे हैं, इससे कंपन हो रहे हैं, ये रोटेट कर रहा है, तो इसकी तुलना में तो होज रिएक्टर बहुत अच्छा है, क्योंकि उसके अंदर जो पोषक है वो रोटेट करता रहता है और उसमें अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन भी मिलती रहती है, और उसका संवर्धन भी अच्छा रहता है। अगर कोई झाग भी बनता है तो वो झाग नष्ट कर दिए जाते हैं, फोम ब्रेकर के द्वारा वो हटा दिए जाते हैं। इसके अंदर कई सेंसर लगे होते हैं, टेम्परेचर सेंसर, पीएच सेंसर, और अन्य कोई जीवाणु रहित इसके अंदर करना है तो उसके लिए भी यहाँ पर पूरा एक सिस्टम लगा होता है। तो अलग अलग इसके अंदर तंत्र पाए जाते हैं, नियंत्रण तंत्र होते हैं। तो होज बायोरिएक्टर जो होते हैं वो एक नॉर्मल फ्लास्क जो कंपन करता है उससे काफ़ी बेस्ट होते हैं। तो ये इसके अपने देखे थे कि ये क्यों अच्छे होते हैं, क्योंकि इसमें अच्छा एक संवर्धन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। बाकी के प्रश्नों को हम पढ़ चुके हैं, इसमें ऐसा कोई प्रश्न नहीं है कि जो हमने वीडियो में पढ़ा नहीं है। तो आज की वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे इसके महत्वपूर्ण प्रश्न, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो 12th चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, तो वो हम देखने वाले हैं। और बाकी की वीडियो को आप प्लेलिस्ट में जाके, प्लेलिस्ट के अंदर एक हेडलाइन, एक टाइटल है क्लास 12 बायोलॉजी NCERT, इससे आप इसके अंदर देख सकते हो। तो सभी लेसन के वीडियो एक जगह पड़े हुए हैं, उनको आप देख सकते हो। थैंक यू।